नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 500 एमसीक्यू सीरीज को शुरू किया है, जिसका पार्ट 6 है। दोस्तों, अगर आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टीजीटी पीजीटी की कर रहे हैं या जीडीसी की कर रहे हैं या केवीएस की या एनवीएस की या यूजी नेट की या अदर स्टेट सेट एग्जाम या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम, तो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस सीरीज को जरूर देखिएगा और इससे रिलेटेड जो भी डाउट होते हैं आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर किसी को इस वीडियो की, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का चैनल, सॉरी, टेलीग्राम चैनल का हमारा जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रायर डिस्क्रिमिनेशन, करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि कीमत विभेदीकरण के संदर्भ में निम्न में से सही कथन है। इसमें से सही कथन को चुनना है आपने कि प्रायर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कीमत विभेदीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है आपके पास, फर्म्स मार्जिनल रिवेन्यू रिमेन सेम, सेम रहता है। ऑप्शन बी, मार्जिनल कॉस्ट कर्व रिमेन सेम। ऑप्शन सी, फर्म्स एवरेज रिवेन्यू कर्व रिमेन सेम। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व रिमेन सेम। जैसे कि आप सभी को पता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पे होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस में पाया जाता है? मोनोपोली में। मोनोपोली के अंतर ही क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, मोनोपोली के अंतर्गत ही क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। और मोनोपोली की आपको खास बात पता होगी, जो मोनोपोली होती है उसमें उसमें क्या होता है, आपका एवरेज रिवेन्यू हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। एआर कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जिसको हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं। इसी का डिमांड कर्व भी से ही बोलते हैं। और आपका मार्जिनल रिवेन्यू भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होता है, गिरता हुआ होता है। ठीक है, यानी कि ये बदल रहा है। ठीक है, ये सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू हमारे सेम नहीं हो सकते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते, रिमेन सेम। तो सही आंसर क्या होगा आपके पास, आपके सामने ऑप्शन बी आपके सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली, यानी कि इन सभी में से जो ये सभी की सभी विशेषताएं दी गई हैं, तो इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है ओलिगोपोली की, यानी कि अल्पाधिकार की। ऑप्शन ए है परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। ऑप्शन बी, फिक्स प्राइस यानी स्थिर कीमतें। ऑप्शन सी, सर्टेनिटी ऑफ डिमांड कर्व यानी कि मांग वक्र की निश्चितता। ऑप्शन डी, मोनोपोली एलिमेंट यानी कि एकाधिकार तत्व। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सर्टेनिटी ऑफ डिमांड कर्व। यानी कि जो ओलिगोपोली में होता है, ओलिगोपोली में आपका डिमांड कर्व निश्चित नहीं होता है। ठीक है, आपका डिमांड कर्व हमेशा निश्चित नहीं होता है, ये अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनसर्टेन होता है। क्या होता है? अनसर्टेन होता है आपका डिमांड कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड्स, यानी कि ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत शामिल करता है। शामिल करता है, क्या शामिल करता है? ऑप्शन ए, ओनली रियल फैक्टर्स।
केवल वास्तविक कारकों को। ऑप्शन बी, ओनली मॉनेटरी फैक्टर्स, केवल मौद्रिक कारकों को। ऑप्शन सी, बोथ रियल एंड मॉनेटरी फैक्टर्स, यानी कि वास्तविक एवं मौद्रिक दोनों कारकों को। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली रियल फैक्टर्स। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में हमारे सामने क्या होता है, केवल वास्तविक कारकों को ही लिया जाता है। ठीक है, क्या लिया जाता है, वास्तविक कारकों को ही लिया जाता है। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का? इसका आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज प्रोपाउंडेड बाय, यानी कि लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने किया था नवप्रवर्तन सिद्धांत? ऑप्शन ए, सुम्पिटर। ऑप्शन बी, हाउले। ऑप्शन सी, क्लार्क। या ऑप्शन डी, नाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आप सभी को इसका आंसर पता होगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए, सुम्पिटर। सुम्पिटर ने क्या दिया था, इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट दी थी। ठीक है, इनोवेशन थ्योरी के बारे में किसने कहा था आपका, सुम्पिटर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, द प्रोपाउंडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, यानी कि रोजगार गुणक, यानी कि एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के प्रतिपादक कौन है इनमें से? ऑप्शन ए, केन्स। ऑप्शन बी, माल्थस। ऑप्शन सी, पीगू। या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होगा, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर जो सबसे पहला मल्टीप्लायर है, जो हमें दिया था 1931 में, किसने दिया था ये दिया था आपका आर एफ काहन ने। ठीक है, किसने दिया था, काहन ने दिया था एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, कितने में, 1931 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ द अबव। कीन्स ने कौन सा दिया था आपको, कीन्स ने दिया था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कीन्स ने क्या दिया था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसे याद रखेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको बताया गया था पिछली ही क्लास में, 1/1 - MPC। ठीक है, ये क्या आपका गुणक का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय, जैसा अभी बताया गया था आपको कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किससे निर्धारित होता है, किससे निर्धारित होता है, के बराबर किससे निर्धारित हो रहा था, 1/1 - MPC से। ठीक है, 1 - 1/MPC। एमपीसी क्या होता है, एमपीसी बोलते हैं हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, इन द सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप इंटरेस्ट रेट बिकम्स, इंटरेस्ट रेट क्या होता है? तो लिक्विडिटी ट्रैप आपको किसने दिया था, ये आपको पता होगा, किसने दिया था, केन्स के द्वारा दिया गया था लिक्विडिटी ट्रैप थ्योरी, जिसमें उन्होंने कहा था, जिसमें उन्होंने कहा था जो आपका इंटरेस्ट रेट है, जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो जब परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है, इस पोर्शन का नाम दे देते हैं ए बी सी। जो बी सी पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन को क्या बोलते हैं, ये पोर्शन है आप लिक्विडिटी ट्रैप का। ठीक है, इसी को बोला था उन्होंने लिक्विडिटी ट्रैप। तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, यानी कि पूर्णतः लोचदार है, इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं हो रहा है ना,
यानी कि यहाँ पे क्या था, इंटरेस्ट रेट था। ये आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक। यानी कि तरलता जाल की संस्थिति में स्थिति में ब्याज दर क्या होता है आपका, ब्याज दर आपका हमेशा होता है परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि पूर्णतः लोचदार होगा। ठीक है, क्या होगा, पूर्णतः लोचदार, यानी कि बीसी ये वाला पोर्शन होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है इन प्रोपोर्शनल कंजम्पशन फंक्शन। प्रोपोर्शनल कंजम्पशन फंक्शन है, ऑप्शन ए, ये बताना है आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम इज कांस्टेंट। जब प्रोपोर्शनल होगा कंजम्पशन फंक्शन आपका, ठीक है, अनुपातिक होगा, तब मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी कंज्यूम यानी कि एमपीसी आपका कांस्टेंट होगा। ऑप्शन बी, एवरेज प्रोपोर्शनलिटी कंज्यूम ये कांस्टेंट होगा, एपीसी कांस्टेंट होगा। ऑप्शन सी, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल यानी कि दोनों बराबर होंगे, एमपीसी इक्वल्स टू एपीसी ये होगा। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि बोथ आर इक्वल। तब क्या होता है आपके एमपीसी और एपीसी दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्योंकि क्या है वो अनुपातिक है। उपभोग फलन कैसा है आपका, अनुपातिक है। ठीक है, जब अनुपातिक उपभोग फलन होता है आपका, तो एमपीसी और एपीसी दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल और कांस्टेंट चलेंगे ये। ठीक है, इक्वल और कांस्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है फॉर द ऑपरेशन ऑफ एक्सेलरेशन प्रिंसिपल, यानी कि त्वरक सिद्धांत के क्रियाशीलन के लिए ये बताना है आपको। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए, एक्सेस कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड कंडीशन इन कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, यानी कि उपभोग उद्योग में अतिरिक्त क्षमता आवश्यक शर्त होती है एक्सेलरेशन प्रिंसिपल में। ऑप्शन बी, एक्सेस कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड कंडीशन इन ओनली कैपिटल गुड इंडस्ट्री, यानी कि केवल पूंजीगत उद्योग में अतिरिक्त क्षमता आवश्यक शर्त होती है। ऑप्शन सी, एक्सेस कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड कंडीशन इन बोथ इंडस्ट्रीज, यानी कि दोनों उद्योग में अतिरिक्त क्षमता आवश्यक शर्त होती है। ऑप्शन डी, एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट रिक्वायर्ड कंडीशन इन एनी इंडस्ट्री। ठीक है, पहला क्या पूछ रहा है आपको, पहला पूछ रहा है रिक्वायर्ड कंडीशन इन कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। ऑप्शन बी पूछ रहा है कैपिटल गुड इंडस्ट्री में एक्सेस कैपेसिटी रिक्वायर्ड होती है। ऑप्शन सी पूछ रहा है कि दोनों में होती है, या ऑप्शन डी पूछ रहा है बोल रहा है नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि किसी में भी रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो एक्सेलरेशन प्रिंसिपल में जो आपकी कंडीशन है, एक्सेलरेशन प्रिंसिपल में जो आपकी कंडीशन है वो होती है रिक्वायर्ड। एक्सेस कैपेसिटी रिक्वायर्ड होती है किसमें, कैपिटल गुड इंडस्ट्री में। ठीक है, पूंजीगत उद्योग में आपकी क्या होती है अतिरिक्त क्षमता की ये क्या होती है आवश्यकता होती है। ठीक है, और यही क्या है इसकी आवश्यक शर्त है कि आपका क्या होगा एक्सेस कैपेसिटी जरूरी होगी उसकी। ठीक है, कैपिटल गुड्स की, जब क्योंकि हम क्या करते हैं कैपिटल ज्यादा लगाएंगे। जब हमारे पास मशीनें पहले से पड़ी हुई हैं, ठीक है, मशीनें पहले से पड़ी हैं, हम प्रोडक्शन तो बाद में भी कर सकते हैं। एक्सेलरेशन प्रिंसिपल में क्या है, एक्सेलरेशन प्रिंसिपल ये बोलता है ना कि जो हमारा एक्सेस कैपेसिटी होगी, एक्सेस कैपेसिटी कहाँ पे होगी, जब हम कैपिटल गुड्स को, जो भी हमारे कैपिटल गुड्स है सारी की सारी ये सारी की सारी कैपिटल कैपिटल गुड्स है, जब हम इनको अधिकता में रख लेंगे अपने पास इंडस्ट्री में, यानी कि प्रोडक्शन के दौरान अगर हम इसे अधिकता में रखेंगे, तो हमारे पास जब भी जरूरत पड़ेगी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की जब जरूरत पड़ेगी, तो हम उसको आसानी से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तभी तो कैपिटल गुड की आवश्यकता होती है। जैसे कैपिटल गुड्स आप सभी को पता होगा कि मशीनीकरण जितनी भी चीजें हैं उद्योग में इस्तेमाल होने वाली, वो सभी की सभी क्या होती हैं कैपिटल गुड्स होती हैं। ठीक है, उन्हीं की क्या होती है आपको एक्सेस कैपेसिटी की आवश्यकता होती है, वो क्या होती है रिक्वायर्ड कंडीशन इसकी। ठीक है,
तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रिफ्लेक्ट्स, यानी कि पूंजी की सीमांत क्षमता व्यक्त करता है। पूंजी की सीमांत क्षमता व्यक्त करता है। ऑप्शन ए स्पेसिफिक रेट ऑफ डिस्काउंट, ऑप्शन बी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ऑप्शन सी पर यूनिट प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो एमपीसी सॉरी एमईसी यानी कि मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आपका क्या क्या देखता है, वो स्पेसिफिक डिस्काउंट भी देखता है, वो इंटरनल रिटर्न्स भी देखता है, और वो आपका पर यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल भी देखता है। यानी कि तीनों के तीनों क्या है इसकी ये तीनों के तीनों को क्या करता है, देखता है। क्या देखता है, एमईसी, ठीक है, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। यही तो बताती है इसकी इफिशिएंसी, कि जब उसका डिस्काउंट भी देखेंगे, स्पेसिफिक रेट पर डिस्काउंट भी मिल रहा है उस पे, और हमारे रिटर्न्स कितने प्राप्त हो रहे हैं, और उस जो हमारी कैपिटल हमने लगाई है, उस वो हमारी एक यूनिट उसकी कितनी प्रोडक्टिविटी दे रही है, ये सभी चीजें क्या दर्शाती है, आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को दर्शाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, इन कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेड साइकिल द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि व्यापार चक्र के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। सही कथन को देखेंगे। पहला, सैमुअल्सन मॉडल एक्सप्लेन्स लॉन्ग रन फ्लक्चुएशंस, यानी कि जो सैमुअल्सन का मॉडल था वो दीर्घकालीन उतार चढ़ाव की व्याख्या करता था। ऑप्शन बी, हिक्स डिड नॉट कुछ बोला है यहाँ पे, ठीक है, डिड नॉट इंक्लूड टाइम लैग, टाइम लैग को इंक्लूड नहीं किया था हिक्स ने कंजम्पशन फंक्शन में। ऑप्शन सी, सैमुअल्सन इंक्लूड टाइम लैग इन कंजम्पशन फंक्शन। ये ऑप्शन डी लास्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी के सभी आंसर क्या है, ये सभी के सभी ऑप्शन के बिल्कुल ठीक है। सैमुअल्सन ने क्या बोला था, लॉन्ग रन की बात करी थी, लॉन्ग रन फ्लक्चुएशन की बात करी थी अपने मॉडल में। हिक्स ने क्या करा था, टाइम लैग को, जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है उसमें टाइम लैग को इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं किया था। और ऑप्शन सी, सैमुअल्सन इंक्लूड टाइम लैग, ठीक है, इसी में क्या करा था कंजम्पशन फंक्शन में, उसी कंजम्पशन फंक्शन में क्या किया था सैमुअल्सन ने, टाइम लैग को इंक्लूड कर दिया था, ठीक है, टाइम लैग को क्या कर रहा था, इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, इसका ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 20 रुपीज, ठीक है, प्राइस दे रखे हैं आपको, P इक्वल्स टू 20 रुपीज, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2.5, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखी है आपको 2.5, देन द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोड्यूसर विल बी, यानी कि जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होगा, यानी कि एम आर, ठीक है, एम आर क्या होगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है, आपको एम आर फाइंड करना है कि आपकी सीमांत आय क्या होगी या सीमांत आगम क्या होगी। तो जैसे कि आपको पता होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू, जो हमारा ए आर होता है वही पी होता है। ठीक है, ए आर इक्वल्स टू पी, यानी कि प्राइस होता है। ठीक है, जो आपका प्राइस होता है, प्राइस बराबर यहाँ पे क्या होगा, ए आर होगा, यानी कि एवरेज रिवेन्यू होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर होता है एवरेज रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू डिवाइड बाय एवरेज रिवेन्यू माइनस मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद कर लेंगे तो आपके सारे के सारे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास, आपके सामने जो इलास्टिसिटी डिमांड देगा आपको, ये अभी तो क्या दे रखा है आपको, अभी आपको दे रखा है प्राइस दे रखा है, प्राइस इक्वल टू हमें पता है कि
हमारा एवरेज रिवेन्यू होता है। कभी ऐसा दे देगा कि आपको इलास्टिसिटी और डिमांड दे रखी है और मार्जिनल रिवेन्यू दे रखा है, कभी एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू दे देंगे और इलास्टिसिटी और डिमांड को पूछ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपके यहीं पे इसी फॉर्मूले में घूमते रहेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखेंगे तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने वो सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। तो अभी देख रखा है आपको इलास्टिसिटी और डिमांड दे रखी है 2.5। ठीक है, इलास्टिसिटी और डिमांड दे रखी है आपको 2.5। ए आर दे रखा है यानी कि प्राइस दे रखा है आपको 20 रुपीज। ए आर दे रखा है आपको 20 रुपीज माइनस एम आर हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखेंगे इसको ले जाएंगे हम इधर की तरफ को, बराबर से इधर की तरफ को ले जाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करें, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 50। ठीक है, क्या आएगा आपका 50 आएगा माइनस 2.5 एम आर। ठीक है, 2.5 एम आर इक्वल्स टू 20 रुपीज। ठीक है, ये क्या होगा 20। अब देखेंगे हमने ये 2.5 को ये माइनस में है, इधर को एम आर, ये माइनस में एम आर है तो इधर को ले जाएंगे तो हम ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और ये प्लस के ये 20 को हम इधर ले जाएंगे माइनस के निशान पे, तो क्या हो जाएगा देखो, एक सेकंड में इरेज कर लेता हूँ। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। एक सेकेंड में रिमूव कर लूँ इसे, इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2.5 एम आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 20। 50 में से 20 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 30। ठीक है, क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे। एम आर इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू 30/2.5। 30/2.5। अब यहाँ पे देखेंगे 0.5 है यहाँ पे। ठीक है, 0.5 है तो इस पॉइंट को हटाएंगे। जब हमारे पास जितनी संख्या, अगर आप पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो यहाँ पे ऊपर एक जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, एक संख्या है सामने नीचे, एक संख्या है इधर को, पॉइंट के इस साइड को देखना है हमें, एक संख्या है तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेशन करेंगे। अब 5 से डिवाइड करेंगे सर, 5×5 = 25 यानी कि 5×5 = 25। और 5 से डी से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5×6 = 30। ये कितना हो गया 60 बचेगा ऊपर और नीचे 5। और 5 से अगर हम 60 को काटते हैं तो हमारे पास आएगा 12, यानी कि एम आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। 12 इसका सही आंसर होगा। हम देखेंगे 12 कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन सी यानी कि एम आर इक्वल्स टू 12 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल गुड, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल गुड करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि सामाजिक वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में सही कथन है। इनमें से सही कथन बताना है आपको। पहला है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि अपवर्जन का नियम ऑपरेट्स इन इन इट्स कंजम्पशन, यानी कि अपवर्जन, इसके उपभोग में क्या होता है अपवर्जन का नियम लागू होता है। क्या एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्सक्लूड कर सकते हैं हम, सोशल गुड में कभी भी एक्सक्लूजन होता है, सोशल गुड में कभी भी एक्सक्लूजन होता है। आप बोलेंगे नहीं होता है सर, तो यानी कि इसका आंसर ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देयर इज नॉन राइवलरी इन इट्स कंजप्शन, क्या राइवलरी होती है इस पे, बिल्कुल नहीं होती, यानी कि ये तो सही आंसर है, ये तो सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी को देखेंगे, ऑप्शन सी बोल रहा है इट्स एलोकेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, इसका आवंटन बाजार तंत्र के आधार पर किया जा सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा इसका गलत आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा गलत है।
ये क्या होता है, इसका आवंटन कभी भी बाजार तंत्र के आधार पर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, यानी कि देयर एग्जिस्ट नॉन राइवलरी इन इट्स कंजम्पशन, यानी कि इसमें क्या होता है, नॉन राइवलरी पाई जाती है इसके कंजम्पशन में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, इन द केस ऑफ सोशल गुड फॉर डिफरेंट कंज्यूमर, सामाजिक वस्तु के संदर्भ में विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए, अलग अलग उपभोक्ताओं के लिए, ऑप्शन ए सप्लाई इज फिक्स्ड, सप्लाई फिक्स्ड होती है बट प्राइस इज डिफरेंट। ऑप्शन बी प्राइस इज फिक्स्ड, प्राइस फिक्स्ड रहती है बट सप्लाई इज डिफरेंट। ऑप्शन सी बोथ सप्लाई एंड प्राइस आर डिफरेंट। ऑप्शन डी सप्लाई एंड प्राइस आर फिक्स्ड, सप्लाई भी फिक्स्ड होती है, प्राइस भी फिक्स्ड होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि क्या होता है, सोशल गुड में क्या होता है, आपका सप्लाई भी फिक्स्ड होती है, सप्लाई भी फिक्स्ड होगी, और आपका प्राइस भी फिक्स्ड होता है, प्राइस भी चेंज नहीं होता है, प्राइस भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस इज ऑफ, यानी कि लोक वित्त एवं निजी वित्त में अंतर होता है। ऑप्शन ए प्रोसेस ऑफ, ये बजट होगा, सॉरी दोस्तों, ये क्या होगा, बजट होगा आपका। ठीक है, ये क्या होगा, बजट, बजट डिटर्मिनेशन, यानी कि बजट निर्धारण प्रक्रिया का। ऑप्शन बी बोल रहा है आपको गोपनीयता का। ऑप्शन सी बोल रहा है आपको ऑब्जेक्टिव्स का, और ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि जो आपका डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस का, वो ये सभी होते हैं, बाजार का, बाजार निर्धारण प्रक्रिया का भी, गोपनीयता का भी, उद्देश्य का भी, ये सभी के सभी क्या है, आपके डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, यानी कि अधिकतम सामाजिक लाभ, प्रेजेंटेड बाय मसग्रेव इज बेस्ड ऑन, मसग्रेव किसके बेस्ड पर देता है, किसके, क्या उसका आधार है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए टोटल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, यानी कि कुल उपयोगिता और कुल अनुपयोगिता। ऑप्शन बी मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल डिस यूटिलिटी, मार्जिनल अनुपयोगिता। ऑप्शन सी बोल बोथ द अबव, यानी कि दोनों के दोनों उपरोक्त सही है। ऑप्शन डी यानी कि नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है दोस्तों जो मैक्सग्रेव के द्वारा दिया गया है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वो दिया गया है मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल डिस यूटिलिटी के बारे में। ठीक है, किसके आधार पर दिया गया है, मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल डिस यूटिलिटी के आधार पर ही आपको क्या दिया गया है, मसग्रेव के द्वारा यह प्रिंसिपल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर के कंटेक्स्ट में कैनन ऑफ बेनिफिट, कैनन ऑफ बेनिफिट वाज प्रोपाउंडेड बाय, कैनन ऑफ बेनिफिट किसने दिया है, ये बताना है आपको। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है, कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, वो किसके द्वारा दिए गए हैं, वो दिए गए हैं आपके फिनले सिरास के द्वारा, वो दिए गए हैं फिनले सिरास के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, यानी कि फिनले सिरास। ठीक है, किसके द्वारा, फिनले सिरास के द्वारा। तो कैनन ऑफ बेनिफिट भी आपको किसके द्वारा दिया गया है, वो भी फिनले सिरास के द्वारा ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि निम्न में से सही कथन है, सही कथन बताना है आपको। ऑप्शन ए रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर इंक्रीज द इनकम डिस्पैरिटी, जो रिग्रेसिव टैक्स होता है, जो हमारा सॉरी रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर है, यानी कि प्रतिगामी व्यय आय की असमानता में वृद्धि करता है। ऑप्शन बी रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर डिक्रीज द इनकम इनकम डिस्पैरिटी, यानी कि जो हमारी इनकम में असमानताएं हैं उसको कम करता है। प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस
द इनकम डिस्पैरिटी यानी कि आय की असमानता को वृद्धि करता है प्रोग्रेसिव हमारा एक्सपेंडिचर। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस द इनकम डिस्पैरिटी, यानी कि प्रतिगामी व्यय आय की असमानता में वृद्धि उत्पन्न करता है। ठीक है, आय की असमानता में क्या करता है, वृद्धि उत्पन्न कौन करता है, रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्रतिगामी व्यय क्या करता है, आपका इनकम डिस्पैरिटी यानी कि आय में असमानता में वृद्धि उत्पन्न करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको अंडर रिग्रेसिव टैक्सेशन, अंडर रिग्रेसिव टैक्सेशन विथ द इंक्रीज इन इनकम, इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है, जब रिग्रेसिव टैक्स लगता है, रिग्रेसिव टैक्स लगेगा यानी कि जो हमारा टैक्स होगा, टोटल टोटल टैक्स रेट होता है, वो क्या होता है, इनकम के साथ साथ जो टैक्स रेट होता है, रिग्रेसिव टैक्स रेट में क्या होता है, इनकम के साथ साथ आपका टैक्स रेट क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, टैक्स रेट क्या हुआ, घटेगा, यानी कि कम होगा, रिग्रेस करेगा। रिग्रेस करेगा यानी कि कम होगा। जितनी लोगों की ज्यादा इनकम होगी उन पे टैक्स कम लगेगा, उन पे टैक्स क्या लगेगा, कम लगेगा। ये होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन। तो इसमें देखेंगे क्या होता है। ऑप्शन ए, टैक्स रेट डिक्रीज, टैक्स रेट डिक्रीज होता है। टैक्स रिवेन्यू डिक्रीज होती है। ऑप्शन सी, टैक्स रेट एंड अमाउंट ऑफ टैक्स बोथ डिक्रीजेस। ऑप्शन डी, टैक्स रेट इंक्रीजेस, या टैक्स रेट इंक्रीज होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों टैक्स रेट डिक्रीजेस। इसका सही आंसर क्या होगा, टैक्स रेट डिक्रीजेस, यानी कि रिग्रेसिव में क्या होता है, इनकम के साथ साथ इनकम बढ़ रही है तो आपका क्या होता है, टैक्स रेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, क्या होता है, टैक्स रेट डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको प्रोग्रेसिव टैक्स एक्सर्ट, यानी कि प्रगतिशील कर। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स में होता है दोस्तों, रिग्रेसिव का ये उल्टा है। जब इनकम बढ़ती है, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, जितनी ज्यादा लोगों की इनकम बढ़ती रहेगी, उनका टैक्स रेट भी बढ़ता जाता है। उनका टैक्स रेट भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि जिसके जिसके पास ज्यादा इनकम है, अगर हम उसको ज्यादा टैक्स लेंगे तो क्या होगा, आय की समानता होगी। आय में आय में समानता पाई जाएगी, सभी में, सभी जगह क्या होगी, समानता पाई जाएगी। ठीक है, इनकम इक्वालिटी हो जाएगी। तो यानी कि क्या है, बेनिफिशियल, ये क्या है, फेवरेबल है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, फेवरेबल है, क्योंकि जिसके पास जितनी ज्यादा इनकम होगी, अगर हम उस पर उतना ज्यादा टैक्स लगा दें तो आय में समानताएं पाई जाएंगी, यानी कि इनकम इक्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, फेवरेबल है। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है आपका, फेवरेबल होता है। ठीक है, क्या होता है, फेवरेबल होता है। इसका ऑप्शन को पढ़ेंगे। फेवरेबल इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। ऑप्शन बी, अनफेवरेबल इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। ऑप्शन सी, अनफेवरेबल इफेक्ट ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, फेवरेबल इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन वेयर एज फेवरेबल इफेक्ट ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो प्रोडक्शन पे भी और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे भी क्या करता है, फेवरेबल इफेक्ट को दिखाता है। क्या होता है, फेवरेबल इफेक्ट को दर्शाता है। ठीक है, वो दोनों के लिए क्या है, फेवरेबल इफेक्ट है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है विथ जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ट टैक्सेशन इज व्हेन, यानी कि न्याय की दृष्टि से सर्वोत्तम करारोपण होता है जब। कब होगा सर्वोत्तम करारोपण। ऑप्शन ए, एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस इक्वल, यानी कि निरपेक्ष त्याग में समानता होती है। ऑप्शन बी, प्रोपोर्शनल सेक्रीफाइस इक्वल, अनुपातिक त्याग में समानता होती है। ऑप्शन सी, मार्जिनल सेक्रीफाइस इज इक्वल, यानी कि सीमांत त्याग में समानता होती है। ऑप्शन डी, टोटल सेक्रीफाइस इक्वल, यानी कि कुल त्याग में समानता होती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा
मार्जिनल सेक्रीफाइस इज इक्वल, यानी कि सीमांत त्याग में समानता हो जब, तब क्या होता है, वो क्या होता है हमारा बेस्ट टैक्सेशन होता है। वो क्या होता है हमारा बेस्ट टैक्सेशन होता है, जब हमारी क्या होती है मार्जिनल सेक्रीफाइसेस इक्वल होंगे। ठीक है, सीमांत त्याग में समानता होंगी, तो हमारा वो क्या कहलाता है बेस्ट टैक्सेशन पॉलिसी कहलाती है हमारी। ठीक है, वो क्या होती है बेस्ट टैक्सेशन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एग्रीगेट सेक्रीफाइस इज एसोसिएट विथ, यानी कि न्यूनतम कुल त्याग के सिद्धांत का संबंध है। न्यूनतम कुल त्याग के सिद्धांत का संबंध है, किससे संबंध है, किसने दिया था ये? ऑप्शन ए एजवर्थ ने, ऑप्शन बी मार्शल ने, ऑप्शन सी पीगू ने, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपने इस सिद्धांत के बारे में पढ़ा होगा, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एग्रीगेट सेक्रीफाइस है दोस्तों, वो दिया गया था हमारा एजवर्थ के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? एजवर्थ के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट इज, सही कथन को जो देखना है इसमें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टैक्स शिफ्टिंग। क्या हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो डायरेक्टली रिलेटेड है टैक्स शिफ्टिंग से? ऑप्शन बी इलास्टिसिटी डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू टैक्स शिफ्टिंग। ऑप्शन सी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इनवर्सली रिलेटेड टू टैक्स शिफ्टिंग। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टैक्स शिफ्टिंग होता है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है डायरेक्ट रिलेटेड होता है टैक्स शिफ्टिंग के। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुई आपकी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी मान लीजिए इन्फिनिटी है। ठीक है, आप एक जो वस्तु मांग रहे हैं, मान लीजिए आप ये चॉकलेट मांग रहे हैं, आपकी इस चॉकलेट के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है इन्फिनिटी है। ठीक है, बहुत ज्यादा बहुत अधिक है। तो आपने क्या करा, अगर इसके प्राइस बढ़ेंगे, जो हमारा सेलर है, सेलर अगर इसके प्राइस बढ़ाएगा तो हम इसकी डिमांड को एकदम कम कर देंगे, क्योंकि हमारी इलास्टिसिटी क्या है एकदम लचीली है, लोचशील है, एकदम लोचदार है, मांग हमारी क्या है एकदम लोचदार है, यानी कि हम एकदम चेंज कर जाएंगे वहां पे, यानी कि हम क्या करेंगे जैसे ही उसने चॉकलेट के प्राइस बढ़ाए हम अपनी डिमांड को कम कर देंगे। ठीक है, ये क्या है डायरेक्टली रिलेटेड है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी अगर जीरो होगी, मान लीजिए इसी चॉकलेट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी जीरो होगी, हमें सिर्फ डेयरी मिल्क ही पसंद है, डेयरी मिल्क की चॉकलेट ही पसंद है बस। मान लीजिए हमें क्या है डेयरी मिल्क की चॉकलेट ही पसंद है बस, हमारी क्या होगी इलास्टिसिटी बिल्कुल जीरो हो गई, हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेगा जो हमारा सेलर है, ये 10 रुपए की चॉकलेट है, अगर वो 20 रुपए की भी देगा इसे, अगर उससे क्या देगा हमें क्या देगा 20 रुपए की भी देगा, तब भी हम इसे खरीदेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है बिल्कुल जीरो है, यानी कि क्या है एकदम लोचशील नहीं है, बिल्कुल भी क्या है हमारी अलोचशील है, या क्या बोलते हैं इसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है इनइलास्टिक है। ठीक है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में इनइलास्टिक, हिंदी में याद नहीं आ रहा शब्दों, इसे क्या बोलते हैं इनइलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, जब हमारी डिमांड क्या होगी इनइलास्टिक होगी, तब प्राइस हमारा जो सेलर है अगर कितने भी प्राइस चार्ज करेगा हमसे, तो हमें वो खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है डायरेक्टली रिलेटेड है टैक्स शिफ्टिंग से। ठीक है, टैक्स शिफ्टिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको इफ लमसम टैक्सेशन इफ लमसम टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन ए कमोडिटी देन, यानी कि यदि किसी उत्पाद पर एक एक मुश्त यानी कि लमसम कर लगाया जाए, तो इस कर का ऑप्शन ए कंप्लीट शिफ्ट इज पॉसिबल, यानी कि कंप्लीट शिफ्टिंग इज पॉसिबल। ऑप्शन बी पार्शियल शिफ्टिंग इज पॉसिबल। ऑप्शन सी शिफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन डी शिफ्टिंग इज पॉसिबल। जब आप क्या करते हैं इम्पोज्ड करते हैं कमोडिटी पर लमसम टैक्स को, तब क्या होता है वो क्या होता है
ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट शिफ्टिंग इज पॉसिबल, यानी कि पूर्ण विवर्तन संभव हो जाता है उसका। यानी कि क्या होता है, कंप्लीट शिफ्ट कर सकते हैं हम टेक्स्ट को। ठीक है, इस टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्लीट शिफ्टिंग पॉसिबल होता है इसका लमसम टेक्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, देन बर्डन ऑफ टैक्सेशन टैक्स विल बी। देखिए अभी क्या अभी बताया गया था आपको, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है आपकी, लेस देन है, सॉरी लेस देन है, लेस देन है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। सप्लाई ज्यादा इलास्टिक है आपकी। ठीक है, सप्लाई यानी कि सेलर क्या कर सकता है आपको, सेलर क्या कर सकता है, अगर आपने उसके पैसे उसे उतने नहीं दिए जितने उसने मांगे हैं, तो वो आपको सामान नहीं देगा। ठीक है, वो अपने पास रख लेगा उस सामान को। यानी कि क्या है, इसकी इलास्टिसिटी क्या है आपकी, सेलर की इलास्टिसिटी ज्यादा है। जब भी सेलर के पास ज्यादा इलास्टिसिटी है, यानी कि वो ज्यादा चेंजेस कर सकता है, तो सारा का सारा बर्डन जो है, सारा का सारा बर्डन दोस्तों आपके, वो सिर्फ आपके यानी कि विक्रेता के पास पड़ेगा। सॉरी, जो आप कंज्यूमर है, कंज्यूमर है, कंज्यूमर को बोलते हैं बायर्स। किसको पड़ेगा, बायर्स पे पड़ जाएगा। किस पे पड़ेगा आपका, बायर्स पे पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सेलर क्या है, ज्यादा इलास्टिक है इस टाइम पे। ठीक है, सेलर क्या है, ज्यादा इलास्टिक है। अगर आपने बोला कि मुझे 100 रुपए में चीज चाहिए, वो 100 रुपए में नहीं देगा, फिर वो बोलेगा कि नहीं है चीजें, मैं 150 रुपए में 150 रुपए में ही दूंगा मैं, ऐसा बोलेगा फिर वो। क्योंकि उसकी क्या है इलास्टिसिटी, उसके पास और भी लोग आ सकते हैं, उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके पास और भी लोग आ सकते हैं, उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, वो आपको मना कर देगा, वो आपको सामान नहीं देगा। ठीक है, तो जब भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा होगी, यानी कि सेलर की सप्लाई ज्यादा होगी, सेलर के पास इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, तो क्या होगा, सारा का सारा बर्डन आपको झेलना पड़ेगा, यानी कि क्रेता को झेलना पड़ेगा, बायर्स को झेलना पड़ेगा, जो आप कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर डिमांड की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, जब डिमांड की इलास्टिसिटी आपकी ज्यादा होगी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से, तब क्या होगा, इस पे बर्डन कौन फेस करेगा, इस पे सेलर बर्डन आपका फेस करेगा। क्या करेगा, सेलर को क्या होगा, अधिक बर्डन होगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहीं पे आपके आज की क्लास समाप्त होती है। ये क्लास को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और अगर आप सभी यूके पीसीएस की तैयारी, यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं लेक्चरर की, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके दोस्तों, मेरा मेरा टारगेट है कि इस एमसीक्यू सीरीज को करा के आपके मिनिमम मिनिमम 80+ क्वेश्चन आपके ठीक करवा दूं मैं उस पे। ठीक है, 80+ क्वेश्चन ठीक करवा दूं, तो 80+ पे कभी भी कट ऑफ नहीं लगती है, इतना याद रखिएगा। और इस सीरीज को देखने के बाद मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप 80+ क्वेश्चन इस पे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, 80+ क्वेश्चन इसकी गारंटी है कि आप 80+ क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे इस सीरीज को देखने से। अगर इस सीरीज से या इन जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, इसमें से आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी वीडियो में, अभी तक हमने 1 से लेकर 6 वीडियो करवा दी हैं, ये 30 वीडियो है, इनमें से आपको कोई भी किसी भी वीडियो में डाउट होता है, तो उसी के कमेंट बॉक्स पे आपको उसी के कमेंट बॉक्स पे आपको लिख देना है कि वो क्वेश्चन आपको कौन सा समझ में नहीं आया, तो उसको दोबारा से समझा दिया जाएगा आपको। अगर दोस्तों आपको ये काम पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आती है, तो इसको लाइक कीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ जो भी यूके लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, जीडीसी की कर रहे हैं, एनवीएस की कर रहे हैं, केवीएस की कर रहे हैं, या यूपी टीजीटी पीजीटी की भी कर रहे हैं, तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा इन्हें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से दोस्तों हमारे पास सिर्फ मोटिवेशन आता है, कि मोटिवेशन हमें मिल जाता है एक, कि हम मैं दो औरों की मदद भी मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पे शेयर कर दी जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।